हिंदी मिरर विद सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जो हमारी आपकी बीए फर्स्ट ईयर की श्री देव सुमन की सीरीज चल रही है, आज उसकी फर्स्ट यूनिट का दूसरा पार्ट है जिसका विषय है हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसमें कल हमने आपको वीडियो में 40 क्वेश्चंस दिए थे, 41। आज इसकी हम शुरुआत करेंगे 42 से। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इसमें 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि है चित्रात्मक लिपि, संकेतात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि या फिर वर्णात्मक लिपि? तो इसमें हमें बताना है कि देवनागरी लिपि कैसी है। तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरुतंग या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी? तो इसमें हमें बताना है कि यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन जो आपका है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आगामी बीए फर्स्ट ईयर में आपके ज़रूर ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखना। और जो मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट से 80 क्वेश्चन लिए हैं इनकी आप अच्छे से तैयारी करना फर्स्ट यूनिट के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी, मगध उज्जैनी, कलिंग कौशल, श्रीवास्ती नेपाल या फिर कुरु या पांचाल? तो ये आपके कूट हैं 2 या 4, 1 या 2, 1 या 3 या फिर 3 या 4। तो इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही है। तो इसमें से आपका कूट सही है बी। बी का मतलब कि 1 और 2, मगध उज्जैनी, कलिंग और कौशल, चारों में जो है पाली भाषा इन स्थानों में प्रचलित थी। इन चारों स्थानों में पाली भाषा मुख्यतः से प्रचलित थी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शोरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार किसका है? जो शोरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडेय, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य भरत मुनि? तो इसमें हमें बताना है कि जो शोरसेनी नाटक थे उनमें गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार आपको दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आपका ये उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, इस कथन से सहमति कौन रखते हैं? अमीर खुसरो, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल साकृत्यायन? तो इसमें हमें बताना है कि इस कथन से सहमति कौन रखते हैं। तो इस कथन से जो सहमति रखते हैं वो राहुल साकृत्यायन जी रखते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 47, निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध शोरसेनी प्राकृत से है? कच्चान व्याकरण, जैन साहित्य, प्राकृत प्रकाश या फिर आनंद सुंदरी? तो इसमें से हमें कूट छांटना है कि कौन सा कूट सही है, 1 या 2 या 2 या 3 या फिर 2 या 4 या फिर 1 3 4? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो आपका कूट सही है सी, 2 और 4। तो 2 में है जैन साहित्य और चौथा है आपका आनंद सुंदरी। तो जो शोरसेनी का प्राकृत से संबंध है जैन साहित्य का और आनंद सुंदरी का। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका ये 48। सुमेलित करना है। इधर बोलियों के नाम है, इधर क्षेत्र का नाम है। बांगरू, अलीगढ़, भोजपुरी, मेरठ, कुमाऊनी, अल्मोड़ा, खड़ी बोली, छपरा या फिर रोहतक? इधर ये आपके बोली के ऑप्शन हैं और इधर इनके क्षेत्र के ऑप्शंस हैं। तो इसमें से हमें मिलान करना है कि कौन सा इसका मिलान सही बैठेगा। पहले नीचे हम मिलान देख लेते हैं। इसमें ए में 2 1 3 4 3, फिर बी 4 3 2 1 3 2 5 4 या फिर डी में 5 4 3 2। तो दोस्तों हमें ये मिलान करना है। तो बांगरू जो है आपका कौन सी उसमें जाता है? ये बोली है और इधर आपके क्षेत्र हैं। तो इसमें आपको
बताना है कि इसमें कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब इसको हम मैच करेंगे। ए में जो आपका है 5 यानी कि बांगरा जो है वो रोहतक में है, बांगरू। भोजपुरी जो है वो आपकी छपरा में है, और आपकी कुमाऊनी जो है वो अल्मोड़ा में है, और खड़ी बोली जो है वो मेरठ में बोली जाती है। तो ये आपके क्षेत्र हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से मागधी से संबंधित कौन से कथन सही हैं? मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश मागधी में ही दिए थे। अश्वघोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। र के स्थान पर ल तथा श के स्थान पर श का उच्चारण मागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषता है। ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको जो 40 क्वेश्चंस कराए थे, ये जो आपका चौथे नंबर पे ये आया है आपका, तो ये कल भी था आपका। तो आपको इसका तो बिल्कुल सही है ये। तो अब हमें देखना कि और कौन से इसमें से सही जाते हैं। 1 2 3, 1 3 4, 1 4 या फिर 2 और 3। तो हमें देखना है इसमें कि एक तो हमें पता ही कि 4 तो हमारा सही है। तो ये तो आपके जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो बचा क्या है? बी और सी। तो 49 में आपका जो है बी से ही जाएगा। दोस्तों एक पैटर्न ये भी होता है आपका प्रश्न करने का कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट आप जिसमें होते हैं, आप उसमें पहले ही जो नहीं उसको आपको जो गलत होते हैं उसको आप एलिमिनेट कर दें, और जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि इसमें यही है आएगा। अब जैसे हमें पता था कि 4 नंबर आएगा ही आएगा, तो इन 2 में 4 था, तो हमने इन 2 को एलिमिनेट कर दिया। तो ये भी पैटर्न बहुत अच्छा होता है आपके आंसर करने का। तो इसको भी आप अपना सकते हैं जब आपके एग्ज़ाम होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयो गोष्ठ बड़ा व्यापारी आह्लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी, उक्त पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई हैं? तो ये आपका जो है सूरदास जी की लिखी गई हैं, और सूरदास जी का आपको पता ही है कि वो कौन सी भाषा में लिखते थे। तो बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर है आपका बी, ब्रज भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं? तो अणय कुमार चरु, मर्च्छकट्टिकम, मिलिंद पन्हो या भविष्यत कहा। तो इसमें से हमें बताना है कि अपभ्रंश काल की कौन सी रचनाएं हैं। 1 2 4 ए ऑप्शन में, बी 2 3 4, 3 4 या फिर 1 या 4। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो रचनाएं हैं वो कौन से अपभ्रंश काल की हैं। तो आपका 51 का आंसर होगा डी। तो 1 और 4 जो है वो अपभ्रंश काल की है, अणय कुमारचर्य और भविष्यता कहा, ये आपके जो है अपभ्रंश काल की हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती। तो 3 4, 1 3 4, 1 2 3, 1 4। इसमें से हमें कूट छांटना है कि जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं वो कौन सी भाषाएं हुई हैं। तो इसमें आप बताइए कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर है दूसरा, 2 3 4, यानी कि राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। ये किससे विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युगम सही है? लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 1 2 4, 1 3 4, 1 2, 2 या 4। तो इसमें बताना है कौन सा युगम सही है। तो जो आपका 53 का आंसर है वह आपका बी आंसर सही है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पहला आपका लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, फिर आपका तीसरा है पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये आपके युगम सही हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। इसमें हमें बताना है कि सबसे पहले उसके बाद फिर उसके बाद किसका जो है उद्भव होता चला गया या विकास होता चला गया। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जहाँ हम बिल्कुल श्योर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये तो आएगा ही। तो अब देखिए ए में संस्कृत है पहले और सी में संस्कृत है, तो इसका मतलब ये दोनों तो आपके गलत ही होंगे। अब हमें देखना है कि इसमें पहले कौन सा आएगा। तो आपका जो है
संस्कृत के बाद फिर आपको पता ही है कि अपभ्रंश सबसे लास्ट में आई, तो फिर यहाँ पर अपभ्रंश है लास्ट में, तो इसका मतलब आपका सी आंसर सही होगा। ये तरीका भी आप अपनाएंगे तो आपके आंसर मोस्टली सही ही जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ आगम। ऋग्वेद, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ आगम। त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश, ऋग्वेद, जैन ग्रंथ आगम। त्रिपिटक, जैन ग्रंथ आगम, ऋग्वेद, त्रिपिटक या फिर प्राकृत प्रकाश। तो इसमें हमें सीक्वेंस बताना है ABCD, इसमें से कौन सा सही है कालक्रम के अनुसार। अब आपको देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद किस में है, संस्कृत में है, तो ऋग्वेद AB, ऋग्वेद पहले कहाँ पर है, A में और B में, तो इसका मतलब ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए हैं, तो हमारे दो अब बचा है ये दोनों। अब हमें इसमें देखना है कि वहाँ पर हमने अभी आपको भाषाओं के बारे में बताया था कैसे कैसे उनकी प्रोग्रेस हुई। तो आपको पता है कि जो आपके उसके बाद ऋग्वेद के बाद क्या है, आपका त्रिपिटक है और यहाँ पर है प्राकृत प्रकाश। तो इसमें से हमारा A सही जाएगा, क्योंकि संस्कृत के बाद क्या थी, पाली, पाली के बाद फिर प्राकृत थी और फिर आपकी अपभ्रंश थी। तो जो जैन ग्रंथ आगम है वो अपभ्रंश में है, तो इस हिसाब से ये वाला आंसर आपका सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषा बोलियों का सही अनुक्रम है। अवधि, अपभ्रंश, खड़ी बोली या फिर ब्रजभाषा। B, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधि या खड़ी बोली। C, ब्रजभाषा, अवधि, अपभ्रंश या फिर खड़ी बोली। D, अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली या फिर ब्रजभाषा। साहित्य रचना के आधार पर ये हमें बताना है कि किस किस का कैसे अनुक्रम बढ़ा। तो आपका 56 का जो आंसर होगा वह होगा B, क्योंकि अपभ्रंश के ही बाद ब्रजभाषा, अवधि आई, फिर खड़ी बोली आई, जो कि आज वर्तमान में भी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों ये भी चीज़ आप बड़े ध्यान से देखना, जब आपके एग्जाम में नहीं और है में बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कभी वो उनका आंसर गलत हो जाता है नहीं और है में। तो आप ज़रा ध्यान से इन आंसर को करना। स्वयंभू, अपभ्रंश, मोगलान पाली, जयशंकर प्रसाद अवधि या फिर सूरदास या फिर ब्रजभाषा। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो लेखक थे या फिर कवि थे, तो इन लोगों ने कौन सी भाषा यूज की या फिर प्रयोग किया। शंभू का अपभ्रंश सही है, मोगलान का पाली सही है, सूरदास जी का ब्रजभाषा सही है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी अवधि में नहीं लिखते थे, वो खड़ी बोली में लिखते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए आधुनिक भाषा क्षेत्रीय स्वरूप, असमीय ब्राचड़ पेशाची या फिर राजस्थानी महाराष्ट्री या फिर लहंदा या मागधी या फिर पूर्वी हिंदी शोरसेनी या फिर अर्ध मागधी। तो इसमें इधर आधुनिक भाषा और इधर इसके आपके मेल दे दिए हैं, तो ये हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका A में है 5 3 2 4, B में 3 4 1 5, 1 3 2 4 या फिर 2 5 1 3, इसमें से हमें बताना है। तो आपका ये जो है प्रश्न नंबर आपका ये है 58। तो इसमें हमें 1 मिनट आपका ये रह गया है। चलिए अब देखते हैं इसको। आप बताना है कि इसमें हमारा कौन सा ये मेल कर रहा है। तो इसमें जो है B कर रहा है, क्योंकि आपकी जो असमिया है वह है मागधी में। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, चलिए देखते हैं। अब असमिया जो है वो आपकी मागधी में है। अब ठीक होगा, ये असमिया जो है आपकी मागधी में है, और आपकी जो राजस्थानी है वो अर्धमागधी है। लहंदा है वो ब्राचड़ जो है आपकी पेशाची है। पूर्वी हिंदी जो है वो महाराष्ट्री में मागधी में आती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए कवि साहित्यकार। इधर आपने रचना के नाम दिए हैं, रचना के नाम दिए हैं आपके। 1 मिनट, आपको ऊपर के प्रश्न में हमें दोबारा थोड़ा जाना पड़ेगा। 58 प्रश्न में हमें दोबारा देखना पड़ेगा। आपका जो है आपका B ही सही है, ये आपका इसमें B सही है, हमने ये D लगा दिया था, तो उस वजह से ये मैचिंग भी थोड़ा आपका गलत हो गया। तो इसको दोबारा हम देख लेते हैं। जो आपका असमिया है वो आपका जो है मागधी है,
ठीक है। राजस्थानी आपका शौरसेनी है, फिर आपका जो लहंदा है वो ब्राचड़ है, और जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी है। बाकी तीनों सही निकले थे हमारे, लेकिन जो हमारा पूर्वी हिंदी था वो अर्धमागधी था। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुमेलित कीजिए। कवि साहित्यकार रचना रुद्रदास संदेशराशक, विशाखा दत्त भविष्यतः कहा, अब्दुल रहमान चंद्रलेखा, धनपाल मुद्रा राक्षस या करंक उच्चवरित। ठीक है, तो ये हमें बताना है करंकऊ चरित। तो ये इधर साहित्यकार हैं, कवि हैं, इधर उनकी रचना के नाम है, ये हमें मैच करना है। ए में ए व 1 2 3 5, बी में 3 2 4 1 2 5 1 3 3 4 1 2। तो दोस्तों इसको मैच करिए आप अपने को, देखते हैं इसमें कौन सा ये आपका मैच फिट बैठता है। तो ए में ये जो आपका क्वेश्चन है नंबर आपका 59। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चंस को मैच करिए। 1 मिनट इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए अब ये रह ही जाता है थोड़ा सा, अब देख लीजिए इसको मैच करते हैं हम। तो इसमें जो आपका है डी सही जाएगा। तो रुद्रदास जो मिलेगा आपका चंद्रलेखा, विशाखा दत्त आपका मुद्रा राक्षस, अब्दुल रहमान आपका संदेश राशक और सॉरी ये यहाँ पर मिलेगा संदेश राशक, और आपका धनपाल जो है 2 भविष्यतः कहा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। काव्य भाषा रचना अपभ्रंश महाभारत, लौकिक संस्कृत पद्मावत, खड़ी बोली सुजान सागर, ब्रजभाषा कामायनी या फिर शार्वाकाचार। इधर काव्य भाषा है, इधर रचना के नाम हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा है। पहले हम मैच देख लेते हैं नीचे। तो ए का है 5 1 4 3, फिर बी में है 2 1 4 5, सी में है 3 2 1 4, डी में है 4 5 3 2। तो इसमें हमें जो है मैच करना है कि ये आपका कौन सा है। तो आपका ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। तो इसमें हमें देखना है कि ये कौन सा है। तो इसमें जो आपका है ए सही है। तो ए में जो है आपका अपभ्रंश जो है शार्वाकाचार, फिर लौकिक संस्कृत है आपका महाभारत, खड़ी बोली में आपका कामायनी, ये यहाँ पर खड़ी बोली में कामायनी, और ब्रजभाषा आपका सुजान सागर। ठीक है, सबका ठीक ही हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सुमेलित करना है, यहाँ पर भी आपको ये भी सुमेलित वाला ही प्रश्न है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 61 है ये, तो इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। चलिए देखिए, भोरे भोरे अवलछी तड़ी खड़ी बोली, ये पंक्ति है। इधर ये इसका भाषा का नाम है कि ये कौन सी है। बैठशीला की शीतल छाँव अवधि, या आगे रसकथा प्रकाशो ब्रजभाषा, भोग भोज जसमाना मैथिली या फिर भोजपुरी। तो इसमें से हमें बताना है कि इसमें से ये पंक्ति कौन सी भाषा की है। तो इसमें देखिए आप 61 का आपका ये आंसर है। पहले हमारा ये कौन सा था इधर, 1 मिनट, ये आपका क्वेश्चन था 60, अब आपका है 61। इसको यहाँ इसको मैच करेंगे हम। चलिए 61 का आप देखिए आप आंसर, इसका जो 61 का होगा आपका ए होगा। तो ए में आपका जो है 4 नंबर पर ये मैथिली में है, और ये वाली जो आपकी पंक्ति है बी में बैठशीला की शीतल छा, ये खड़ी बोली में है। फिर आपकी यागे रसकथा प्रकाशो, ये आपकी ब्रजभाषा में है, और या भोग भोज जसमाना ये अवधी भाषा में है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है फिर ये सुमेलित का आपका प्रश्न है। बोली इधर क्षेत्र के नाम है। बुंदेली आगरा मथुरा, अवधी झांसी जालौन, मारवाड़ी रीवा जतना, सतना ब्रजभाषा किशनगढ़ सिरोही, या लखीमपुर खीरी या फिर फैजाबाद। तो इसको हम मैच करेंगे। ये आपका 62 प्रश्न है। यहाँ से देखिए अब इसको, इसमें ए में 5 2 4 1 1 3 2 4 5 2 5 4 1, डी में 2 3 4 5। तो इसमें बताना है कि हमारा कौन सा मैच करेगा। तो ये आपका सी वाला मैच करेगा। बुंदेली जो है वो झांसी या फिर जालौन में, ये कल बताया था आप लोगों को, बुंदेली झांसी जालौन की है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। कल आपका प्रश्न भी आया था। अवधी जो है वो लखीमपुर खीरी या फिर फैजाबाद, और मारवाड़ी जो है आपकी किशनगढ़ और सिरोही, और ब्रजभाषा जो है वो आगरा और मथुरा। सभी बच्चों के ठीक गए होंगे ये मैचिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है यहाँ पर आपको।
आपका ये 63 आपका ये प्रश्न है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। मैथिली मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी कुशल राय वाचक, राजस्थानी धरणीदास, भोजपुरी यात्री या फिर सूरदास। इधर ये बोली के नाम है, इधर रचनाकार के नाम है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कवि या फिर ये जो है किस बोली में लिखते थे या किस भाषा में लिखते थे या रचनाएं करते थे। तो इसमें ए है 1 2 3 ए 1 2 आपका 5 3 या फिर आपका 4 1 2 3 या फिर 1 2 4 5 या फिर 5 2 3 4, इसमें हमें बताना है। तो आपका इसमें जो आंसर होगा 63 में आपका बी वाला होगा। तो मैथिली में कौन लिखते थे? यात्री। अवधी में कौन लिखते थे? मलिक मोहम्मद जायसी। राजस्थानी में कौन लिखते थे? कुशल राय वाचक। फिर भोजपुरी में कौन लिखते थे? धरणी दास। तो सभी बच्चों का ये ठीक ही गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको साथ के साथ लाइक एंड शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी में ही आपकी जीत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनो अपभ्रंश को अभिराधि की भाषा कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। इन्होंने अपभ्रंश को देशी नाम वाला में शामिल किया, विद्यापति। इन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। या फिर इनके अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई। तो दंडी इसमें हमें बताना है। तो ये आपको मेल करना है, तो इसमें हमें मेल करना है। यहाँ पर इसको कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आप। तो जो आपका ए में है 2 5 1 3, बी 1 2 3 4, 3 2 5 4 या फिर 4 5 1 3। तो इसमें बताइए कौन सा आपका मेल होगा। तो इसमें आपका मेल होगा डी। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसमें आपका डी आंसर सही है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा मैचिंग के लिए। चलिए देखते हैं। इन्होंने अपभ्रंश को अभिराधि की भाषा कहा, तो ये किसने कहा था? आपके दंडी जी ने कहा था। एक दंडी जी ने कहा था। कहाँ गए दंडी जी? ये रहे, ये बार बार गलत हो जाता है। चलिए मैच करते हैं। दंडी जी ने कहा। चलिए अगला, इसमें इन्होंने अपभ्रंश को देशी माला कहा, तो ये आचार्य हेमचंद्र जी हैं। पुरानी हिंदी किसने कहा? पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और डी का जो है आपका तीसरा है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत, राजस्थानी हिंदी प्राचर अपभ्रंश या पहाड़ी हिंदी खस प्राकृत। तो इसमें बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका सी सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर फिर सुमेलित करना है। मेरू को घर जाने को दिल बोल रहा, गंगा मैया तो है पीरे चढ़ाओ, हमरी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और साहु चोर, ओ को बड़ी छोरो खेत में थो। तो इधर बोली का नाम है मालवी, अवधी, भोजपुरी या दक्कनी या फिर मैथिली। यहाँ पर हमें मैचिंग करना है। तो इसमें देख लीजिए इसमें हमें कौन सा है। ए में 4 3 2 1, बी में 1 2 3 4 या 3 1 5 4 या फिर 5 4 1 2। तो इसमें हमें बताइए कौन सा मैच करना है। तो इसका ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित का आपका प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें गढ़वाली आपकी इधर बोली, इधर क्षेत्र गढ़वाली, कुमाऊनी, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या वाराणसी, अयोध्या, बागेश्वर या फिर टिहरी। तो इसमें आपका 67 या 67 का आपका आंसर होगा ए। तो इसका आप मैच कर लेना। ये आपका गढ़वाली जो है टिहरी में, यहाँ पर ये मैचिंग है आपका। फिर आपका कुमाऊनी जो है बागेश्वर में, अवधी जो है आपकी अयोध्या में और भोजपुरी वाराणसी में। ठीक है, इसको ऐसे मैच कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 68 फिर मैचिंग का प्रश्न है। दोस्तों मैं यहाँ आपको उत्तर बता देती हूँ, ये मैच आप बाद में करते रहना। यहाँ मैं सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ। हाड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ये बोली है, इधर क्षेत्र है। मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ, तो आप इसको बाद में मैच कर लेना। ठीक है, 68 का आपका आंसर होगा सी, इसको मैच कर लेना आप। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम है। मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं जो भाषाएं, या पहले पूर्व की ओर फिर पश्चिम तक जो जाती हैं। मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज, हरियाणवी, सी हरियाणवी, ब्रज या मैथिली, अवधी, या फिर डी हरियाणवी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। तो 69 का आपका आंसर है ए, जो पूर्व से पश्चिम की ओर
बोली जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही अनुक्रम है पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी, बी भोजपुरी, अवधी, कोरवी, पंजाबी, या पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी, कोरवी, भोजपुरी, या फिर अवधी, पंजाबी। तो इसमें हमें बताना है, तो इसका आपका ए आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर आपका ये फिर सुमेलित कार आ गया है। सुमेलित में आपके देख लीजिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इधर क्षेत्र है, इधर भोजपुरी है। इधर क्षेत्र है, इधर बोली है झांसी भोजपुरी, रोहतक अवधी, सीतापुर हरियाणवी, बलिया फिर बुंदेली, या फिर मैथिली। ए 2 1 5 3 1 2 3 4 या 5 3 5 4 2 या फिर 4 3 2 1। तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा मैचिंग हो रहा है। तो इसमें आपका मैचिंग हो रहा है डी। तो इसको आप बाद में मैच करते रहना। मैंने आपको आंसर बता दिया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में संयोजित कीजिए। मालवी बांगरू, बुंदेली, मैथिली, बांगरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। सी मैथिली, मालवी, बुंदेली, बांगरू, या बुंदेली, मैथिली, बांगरू, मालवी। यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें से संयोजित क्रम है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो 72 का आपका आंसर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए क्षेत्र, बोली, मधुबनी, हाड़ौती, नैनीताल, हाड़ौती, नैनीताल, मेवाड़ी, भीलवाड़ा, कुमाऊनी, फिर झालवाड़ा, मैथिली, या फिर गढ़वाली। तो इसमें हमें बताना है कि इसका मैचिंग कौन सा हो रहा है। तो इसमें ए बी सी या फिर डी। तो इसमें बताना है कौन सा मैचिंग हो रहा है। तो आपका इसमें मैचिंग हो रहा है बी। इसको आप देख लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, इधर क्षेत्र है, इधर बोली के नाम है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो ये आपका पता चल जाएगा आपको यहाँ। चलिए देखिए, इंदौर, कुमाऊनी, हमीरपुर, कन्नौजी, हरदोई, बुंदेली, पिथौरागढ़, मालवी, बंगेली। तो इसमें ए बी सी डी इनमें से बताना है कि इसमें कौन सा मैच करेगा आपका। तो ये आपका है 74 आंसर। 1 मिनट, इसको मैच करता है कौन सा ये आपका मैच करेगा। ए 74 में आपका ये मैच करेगा बी। ठीक है, इसको आप मैच कर लेना बाद में। ये मैंने आंसर बता दिया आपको। अब 75 है आपका, आए भुजबन दये उधव रसखा है कंद, डगमग पाए मग धरते धराए। उक्त काव्य पंक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये बहुत वीडियो लेंथी जा रही है, तो मैं अब आपको बिल्कुल इसके सही सटीक आंसर बता देती हूँ, यानी कि सही उत्तर बता देती हूँ सारे ऑप्शन ना पढ़कर। तो आपका 75 का होगा। इसमें भी आपका ये शायद मैचिंग है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो है 75 में जो है आपका बी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अवधि की प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ भी आपको ये कुट दिए गए हैं। अवधि में ए ओ उच्चारण क्रमशः ऐ व औ होता है। अवधि के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते हैं। अवधि में संबंध कारक के लिए सै का प्रयोग होता है। आशाई, आसो ना अवधि में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर को चुनना है। तो इसका ए सही है, यानी कि 1 2 और 4 इसका सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपके 77 पर निम्नलिखित में से कौन उर्दू के प्रसिद्ध लेखक व शायर नहीं है। गुलाम अली, जफ़र, गालिब, या शाह मिराजी। इसमें से बताना है कौन से सही नहीं है। तो 77 का आपका बी सही है। दूसरे और चौथे आपके उर्दू के प्रसिद्ध लेखक और शायर नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथन कौन सा कथन सत्य है। तो ये थोड़ा छोटा करते हैं इसको, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेद में वर्णित है। 92 संशोधन में अधिनियम 2003 द्वारा 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोंगरी और ब्रजभाषा जोड़ी गई। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की भाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। तो देखते हैं इसका कूट कौन सा सही है। तो 78 का जो आपका कोड सही है वो डी सही है। 1 3 4 एक आपका ऊपर है, तीसरा और चौथा आपका ये रहा, और आपका पहला होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 79 79। तो इसमें निम्नलिखित में से हिंदी के संचार माध्यम है इंटरनेट या फिर BBC न्यूज़ या हॉलीवुड या बॉलीवुड। इसमें से बताना है कौन सा कूट सही है। तो इसका ए सही है। 1 और 4 संचार माध्यम है इंटरनेट और बॉलीवुड।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर है 80। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, यह भी बताया था आपको। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। तो ये भी आपका कूट में होगा। तो इसमें कौन सा कूट हमारा सही होगा? इसमें आपका कूट सही होगा बी, 1 2 4, यानी कि 1 2 और 4। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है आज का। देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार प्रयोग किया जाना चाहिए। संयुक्त वर्णों का प्रयोग ज्यों का त्यों होना चाहिए। शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं। तो इसमें हमें कूट बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, सॉरी इसमें कूट नहीं लिया गया है। इन्हीं कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें 3 सत्य हैं और एक कथन सत्य नहीं है, तो बताना है हमने। तो इसमें सी जो है आपका सत्य नहीं है। बाकी ए, बी और डी ये तीनों कथन आपके सत्य हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो अब यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको बीए फर्स्ट ईयर के एसटी एसयू की और भी आपको वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके मैं लिंक दे दूँगी, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है एमसीक्यू के। अब हम आपकी दूसरी यूनिट लेकर आएंगे, उसके एमसीक्यू देवनागरी लिपि की है वो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा हो।